जहां जहां रखा कदम उमड़ पड़ा जन सैलाब। अन्नामलाई की ताकत देख मोदी भी रह गए दंग। मंच पर पीएम मोदी ने दी अन्नामलाई को शाबाशी। लगता है इस बार साउथ में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दक्षिण भारत जिसका तिलिस्म बीजेपी कभी नहीं तोड़ पाई, लेकिन इस बार पीएम मोदी को एक तुरुप का इक्का हाथ लग चुका है। ये इक्का तमिलनाडु में भगवा फहरा सकता है। बीजेपी को इसकी पूरी उम्मीद है और तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2 से 3 सालों से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का। 29 साल के इस युवा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को हम के अन्नामलाई के नाम से भी बेहतर जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है वो शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे सूबे में जहां 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे, आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल में जो हलचल मचाई है उसके पीछे पूर्व आईपीएस अफसर ही है। आइए जानते हैं कि कैसे अन्नामलाई लोकसभा चुनावों में बने बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड। अन्नामलाई को लेकर क्यों है पीएम मोदी को भरोसा? क्या तमिलनाडु में अन्नामलाई बीजेपी को बड़ी सफलता दिलवा पाने में कामयाब हो पाएंगे? मई 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी। उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा का समापन हुआ। इसी घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली। कार्यक्रम के दौरान अन्नामलाई जब लोगों को संबोधित करने के लिए गए तो भीड़ ने काफी जोरदार आवाज में उनका स्वागत किया। तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों का ये प्रेम देखकर पीएम मोदी काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने मंच पर अपने बगल में बैठे अन्नामलाई की पीठ कई बार थपथपाई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्नामलाई की यात्रा का समापन कार्यक्रम कितना सफल रहा। अन्नामलाई की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य भाजपा प्रमुख की एन मन एन मक्कल यात्रा बड़ी सफल रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संदेश घर घर तक पहुंचाने में मदद मिली है। इरोड में बैठक स्थल पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता थे और वो भारत माता की जय और वेदुम मोदी मिंदुम मोदी, हम एक बार फिर मोदी चाहते हैं के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर इरोड के लोगों ने हल्दी बोर्ड की स्थापना के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री को 67 किलोग्राम की हल्दी की माला उपहार में दी। इरोड को हल्दी केंद्र के रूप में जाना जाता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आज अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। जनता के बीच उनकी पैठ ने सत्ता पर काबिज डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे एआईएडीएमके के नेताओं के माथे पर बल जरूर ला दिए हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों में अन्नामलाई का करिश्मा काम कर सकता है और बीजेपी यहां से दोहरे अंकों में सीटें जीतने का ख्वाब देख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कुछ सालों में बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगेगी। अन्नामलाई ने जो मेहनत की है उसका नतीजा किस हद तक निकलता है यह आने वाले चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक से बीजेपी का गठबंधन खत्म होने के बाद से साउथ की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। तमिलनाडु में बीजेपी का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है कि अब दक्षिण के इस राज्य में वो छोटे भाई की भूमिका में राजनीति नहीं करना चाहती है। तमिलनाडु विधानसभा में अभी पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं, पर हौसलों की उड़ान 140 वाली दिख रही है। तमिलनाडु की राजनीति अब तक अन्नादुरई के आसपास ही होती रही है। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद द्रविड़ पार्टियों के इत्र यहां राजनीति मुश्किल समझा जाती रही है, पर अब लगता है कि बीजेपी इस परंपरा को तोड़ रही है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के क्या हैं कारण? जातिगत समीकरण में अन्नामलाई फिट बैठते हैं। बीजेपी की रणनीतिक चाल का जवाब नहीं। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और एआईएडीएम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी दोनों एक ही जाति के हैं। ये दोनों गौंडर जाति से हैं जो पिछड़ों में राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, जैसे उत्तर भारत में यादव कुर्मी।
तमिलनाडु में बीजेपी के 2 विधायक इसी समुदाय से आते हैं। अन्नामलाई को सीएम कैंडिडेट बनाकर बीजेपी उत्तर भारत में जिस तरह ओबीसी पार्टी की पहचान बनाई, वैसे ही तमिलनाडु में करना चाहती है। जयललिता मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्र को विधायक दल का नेता बनाकर भाजपा ने शक्तिशाली थेवर समुदाय को भी लुभाया है। 7 उपजातियों का एक समूह वेल्लार है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर निकलकर ओबीसी बनना चाहता है। उनका कहना है कि वो किसान हैं और उन्हें ओबीसी आरक्षण चाहिए, ना कि अनुसूचित जाति का। बीजेपी इनको फुल सपोर्ट देती है और बीजेपी की रणनीति है कि अगर उनके साथ पिछड़े, ब्राह्मण और नाडार आ जाएं तो काम बन सकता है। ब्राह्मणों का वोट अभी फिलहाल एआईएडीएमके को मिलता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में बज़ क्रिएट किया है, उसका सीधा फायदा इन जातियों के सपोर्ट के रूप में मिलेगा। अब तक जिस पार्टी का साथ केंद्र सरकार को हर मौके पर मिलता रहा है और बिना किसी ठोस वजह से उस पार्टी से अलग होना इतना आसान नहीं रहा होगा। राज्यसभा में कई कानूनों को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर भी साबित होता रहा। ऐसे मौके पर एक समर्थक पार्टी को खुद से अलग करने के पीछे कुछ तो राज होंगे, क्योंकि आमतौर पर जब 2 पार्टियां अलग होती हैं तो दूसरी पार्टी बड़े नेता से मिलने नहीं जाती और कोई भी दल नहीं जाता, पर यहां बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। अन्ना द्रमुक के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाता है। यही वजह है कि इसे शक की नजर से देखा जा रहा है। हाल ही में अन्नामलाई पर तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसके प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां उनसे माफी मांगने की डिमांड करने लगी, पर अन्ना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अन्नामलाई कहते रहे कि अन्नादुरई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। हिंदू धर्म का अपमान करने पर अन्नादुरई को मदुरई में छिपना पड़ा था और माफी मांगने के बाद ही वो बाहर आ सके थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने तक चैन से ना बैठने की बात कही थी। मतलब साफ है, बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर अडिग रहना है। मिस्टर क्लीन की छवि बीजेपी को फायदा देगी। वंशवाद पर हमला बोलते रहेंगे अन्नामलाई। तमिलनाडु में इस बार होगा बड़ा खेला। लोगों के बीच क्यों लोकप्रिय हुए अन्नामलाई? राजनीति में धनबल के विरोधी अन्नामलाई की छवि बेदाग है। उन्हें कर्नाटक कैडर में आईपीएस की नौकरी के दौरान उनकी ईमानदारी के चलते ही उन्हें सिंघम नाम से बुलाया जाता था। राजनीति में आने के बाद उन्होंने डीएमके फाइल्स नाम से द्रमुक सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। तमिलनाडु के चुनावों में पैसे के बल पर किस तरह की राजनीति होती है, उसका जिक्र वो अपनी जनसभाओं में जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह की राजनीति से, मैं यहाँ पर जो राजनीति हो रही है उससे पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के अनुभवों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान उन्हें अपनी 9 साल की पूरी सेविंग्स गवा दी और कर्ज में डूब गए। अन्नामलाई ने स्टैंपिंग बियॉन्ड खाकी नाम की एक किताब भी लिखी है। अन्नामलाई अपने भाषणों और अपने आधुनिक विचारों के चलते सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रिय हैं। उन्हें उन जिलों में विस्तृत जमीनी कार्य किए हैं जहां बीजेपी कमजोर है। तमिलनाडु में 2 ही पार्टियों का वर्चस्व हाल फिलहाल में रहा है। द्रमुक की हालत कुछ वैसी ही है जैसे कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी का यूपी में होता था। यूपी में उस समय एक ही परिवार के लोग एमपी, एमएलए से लेकर संगठन तक में होते थे। अब यही हाल करुणानिधि परिवार का है और इस परिवार के लोग तमिलनाडु सरकार से लेकर संगठन तक में अब द्रमुक करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी को तैयार कर रही है। उदयनिधि को तमिलनाडु की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है और बीजेपी वंशवाद के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रही है। एआईडीएमके कमजोर पड़ चुकी है। द्रमुक के परिवारवाद को सीधे चुनौती देने के लिए अन्नामलाई से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। अन्नामलाई सेल्फ मेड शख्स हैं। उन्होंने आईपीएस क्वालिफाई करके पहले नौकरी की, फिर राजनीति में आए। बीजेपी जनता के बीच जाकर कहेगी कि आप उदयनिधि और अन्नामलाई में से किसे चुनना चाहेंगे। अन्नामलाई अपनी सर्विस के दिनों से ही लोगों के बीच लोकप्रिय रहे हैं और सियासत में आने के बाद तो उनकी लोकप्रियता में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी हुई है। दरअसल वो एक जमीन से जुड़े शख्स हैं और आम आदमी की भावनाओं को काफी अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि वो जनता से काफी जल्दी जुड़ जाते हैं और सामने वाले को भी उनमें अपने जैसा ही एक शख्स नजर आता है। एन मन एन मक्कल यात्रा के दौरान अन्नामलाई का ये पक्ष मजबूती से नजर आया। दूसरी तरफ डीएमके या एआईएडीएमके के मौजूदा नेता जनता के बीच लोकप्रिय तो हैं, लेकिन अन्नामलाई के आने के बाद निश्चित तौर पर मुकाबला कड़ा हो गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।